हाय, प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। मैं स्वप्निल चौरसिया आप सभी के लिए जो अपनी कॉम्पिटिटिव मैथ्स है उसे आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा। लास्ट क्लास में हमने अपने क्षेत्रमिति के अंतर्गत त्रिभुज एवं चतुर्भुज को स्टार्ट किया था, जिनके क्षेत्रमिति के अंतर्गत ही हम उनके क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे थे। हमने लास्ट क्लास में सभी चीज़ों के आपको फॉर्मूले और उनकी चीज़ों की जो जो विशेषताएँ हैं वो सभी आपको हमने दर्शाते हुए बता दी थी। ठीक है, उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए उनके हमने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट किए थे। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन हैं वो सारे लगा के हम क्षेत्रमिति को जितना जल्दी हो सकेगा समाप्त करके नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। क्षेत्रमिति में अभी हम चल रहे थे द्विमिमीय आकृति में, जिसके तहत हमने काफी सभी चीजों के फॉर्मूले पढ़ लिए थे। अब उनके फॉर्मूले लगा के अपन उन चीजों को हल करना और सीख लेते। ये क्वेश्चन हमने सभी को होमवर्क में दे रखा था क्या कि यदि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 15 वर्ग मीटर तथा उसके विकर्ण की लंबाई 5 मीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। भैया यही सभी सवाल आप लोग यदि देख रहे हैं तो यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आजकल एग्जाम में। तो भैया सबसे पहले आपको समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में कुछ संबंध पता होना चाहिए। यदि आप लोगों को याद है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है क्या 1/2 पहला भुजा गुणा दूसरा भुजा। देख सकते हैं आप, हमने यहाँ पे आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। तो यहाँ पे आपको चतुर्भुज के अंतर्गत समचतुर्भुज का फॉर्मूला ये था आपका 1/2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण, यही हमने आपको समझाया था। तो बस यहाँ पे आपको यही चीज अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल दिया है, बस आपको दूसरा विकर्ण ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल बराबर अब भी आपने देखा क्या होता है आपका, क्षेत्रफल बराबर आपका होता है क्षेत्रफल बराबर d1 इंटू d2। ये तो होता ही होता है, साथ में क्या होता है 1/2। ठीक है, तो ये आपने सभी चीजें याद लिखी। ठीक है, तो क्षेत्रफल बराबर 1/2 d1 गुणा d2 ये होता है। तो बस आपने क्षेत्रफल कितना रखा 15, 1/2 d1 कितना है आपका 5 और d2 आपको याद करना है। बस इतना सरल था, बिल्कुल सरल। यदि आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप हल कर पाओगे। 5 से काटा 5 एकम 5, 5 3 15, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। तो d2 कितना आ गया आपका 6 आ गया। ठीक है, तो बस आंसर आपका 6 आ गया। तो इसी तरीके से आपको सरल सरल चीजें मिलती हैं, वही आपको हल करते चलना है। क्लियर है। अब चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप क्या होगा। एक वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसके विकर्ण की लंबाइयों का योग, जिसकी विकर्ण की लंबाइयों का योग कितना है आपका, विकर्ण की लंबाइयों का योग है आपका क्या अपना कितना 144 सेंटीमीटर। अब यहां पे देखना, सबसे पहले आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा कि उसके विकर्ण की लंबाई होती कितनी है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे एक विकर्ण की लंबाई आपको पता है, पर दोनों विकर्णों की लंबाई आपको ज्ञात है क्या, नहीं ज्ञात है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। कब क्या सोचना पड़ेगा आपको कि यहाँ पे इसको करना क्या पड़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पता है क्या कि आपके विकर्ण कितने होते हैं, वर्ग में 2 विकर्ण होते हैं, उनने विकर्ण की लंबाइयों का योग दे रखा है। और यदि आपको हमने फॉर्मूला याद करवाया था तो विकर्ण की लंबाई होती कितनी है, वर्ग का विकर्ण होता है आपका a√2। तो ये क्या है, ये है एक विकर्ण की लंबाई। जल्दबाजी में आपने जल्दबाजी की और गलत हुआ अब काम। ये आपका क्या एक विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो आपको चाहिए कितने हैं 2 विकर्ण। तो 2 विकर्णों का योग कितना हो जाएगा, तो विकर्णों का योग हो जाएगा कर्णी a धन a कर्णी 2। दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, इसीलिए a कर्णी 2 बराबर कितना आ जाएगा 144। ठीक है, तो यहां पे आपका आ जाएगा a कर्णी 2 2a कर्णी 2 बराबर 144/2। कितना आ गया आपका 72। तो यहां पे क्या आ गया 72। a कर्णी 2 बराबर कितना आ गया आपका 72। तो a बराबर कितना आ जाएगा √2। ठीक है, ये आ गया। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा लॉन्ग में हल करके देखना है और हल करते चलना है। ठीक है, ये आपने जैसे ही हल किया तो आपका आंसर निकालना है। अब आपको a की वैल्यू, तो हमें क्या चाहिए 4a के मान। 4a का मान कितना हो जाएगा आपका, यही क्या है आपका परिमाप है। परिमाप होता है आपका 4a। ठीक है, 4a इसका परिमाप होता है। यहां पे 4 इंटू 72/√2 ये आ जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं 4 इंटू √2 को आपको हल करना पड़ेगा। कैसा, √2 इंटू √2 अपॉन
सॉरी, यहाँ पे आपका 4 इंटू क्या आ जाएगा 72√2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 144√2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन करना पड़ेगा। अब चलते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 वर्ग मीटर है। यदि एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना हो तो बड़े विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे फिर से आपको एक आसान सा सवाल आ गया, पर विकर्णों के बीच आपको संबंध हमेशा पता होना चाहिए। आपसे बोला गया है दो विकर्ण, तो D1 और D2 के बारे में संबंध दिया गया। इसका विकर्ण दूसरे विकर्ण का दुगना है, इसका विकर्ण दूसरे विकर्ण अपन को काय का x मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2x पहला विकर्ण हो जाएगा। बस ये आपको ज्ञात कर लेना है। तो बस आपको याद है क्या, क्षेत्रफल बराबर 1/2 D1 गुणा D2, क्या 1/2 D1 गुणा D2। तो यहाँ पे आपने इसको हल जैसे किया तो यहाँ पे आ जाएगा 64 बराबर 1/2 गुणा 2x गुणा x, तो 2 से 2 कैंसिल और x² बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ पे x² बराबर आ रहा है 64। ठीक है, x² बराबर क्या है आपका 64 आ रहा है। तो x² बराबर 64, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका अपने आप 8 आ जाएगा। तो बस x का मान 8 आ गया। तो आपसे पूछा क्या गया है, दूसरा विकर्ण का दुगना है तो बड़ा विकर्ण कितना है। तो बड़ा विकर्ण कौन सा दिख रहा है, D1 बराबर है आपका 2x और D2 बराबर है x, तो क्या है 8 और यहाँ पे 1 है 16। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 16। बस यही आपका आंसर बन जाएगा। बड़ा विकर्ण कितने का देखा आपको, बड़ा विकर्ण है 16 का। तो बस इसी तरीके छोटी छोटी चीजें हैं, आपको आंसर देते हुए चलना है बिना दिक्कत के। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भैया इसी तरीके सरल क्वेश्चन यदि आपने पुराने पेपर देख रखे हैं तो बिल्कुल आपके पास अच्छा मौका है कि आप पुराने पेपर निकालिए, उसके क्वेश्चन में लाइए। यदि आपको उसी टाइप के क्वेश्चन ना मिले तो आप बात करना। ठीक है, हम जो वही काम करवा रहे हैं जो आ रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए बहुत कुछ हम लेके आए हैं नया, तो वही चीज करवाते जा रहे हैं। अगला देखिए, अगला आ गया आपका, एक समलंब चतुर्भुज की दो समांतर भुजाओं की लंबाई क्रमशः 5 मीटर और 8 मीटर है, उनके बीच की दूरी लंबवत दूरी 10 मीटर है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब भैया आप थोड़ा सा सोचिए, आप क्या सोचिए कि यदि आपको क्षेत्रफल ही ना पता हो क्या होता है समलंब चतुर्भुज का, तो हमने यहाँ पे सिखाया था समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दो समांतर भुजाओं का योग गुणित का ऊंचाई। क्या सिखाया था, दो समांतर भुजाओं का योग गुणित का ऊंचाई। क्षेत्रफल बराबर होता है का योग गुणित गए ऊंचाई। ठीक है, ये होता है आपका क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर आपको क्या कर लेना है, क्षेत्रफल समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाएं कौन कौन सी 5 धन 8, इनका योग किया और ऊंचाई कितनी है आपकी, ऊंचाई है 10। बस आंसर निकाल दीजिए। आंसर कितना आ जाएगा 5 और 8 हो जाएगा 13 गुणित गए 10, मतलब कितना आ गया 130 क्या है मीटर स्क्वायर। आंसर आ गया। बस यही है भैया, बहुत आसान चीजें हैं तो आसान तरीके से ही हल करते चलना है, ना कोई दिक्कत हुई ना कोई परेशानी, सवाल भी बिल्कुल आसान तरीके से आपके सामने। क्लियर, तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपने ज्ञात कर दिया। क्लियर है, तो बस ये भी आपका एकदम सरल है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं भैया, 1 बाय 1 करते हुए हम बिल्कुल सरल चीजों की ओर बढ़ते चल रहे हैं। अगला है क्या है, अगला है किसी कमरे के, यदि किसी कमरे के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 5, 4 और 2 है, यदि उसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना है 144 वर्ग मीटर है, तो कमरे के फर्श के विकर्ण की लंबाई क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये क्या दे दिया गया, यहां पे आपको दे दिया गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यदि अभी अपन ने क्षेत्रमिति तो पढ़ी नहीं है, फिर भी आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, हम यहाँ पे आपको हर एक चीज बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं कि आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम आपको जब आयतन पढ़ाएंगे तो उसमें आपको घनाभ में होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला, वो अभी हम आपको बता देते हैं। ठीक है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है क्या, आपके घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है आपका,
चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपका, 2 लंबाई धन चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये होता है यदि चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल आपने ये निकाल दिया। क्लियर है। अब जैसे ही आपने चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाल लिया तो आपको यहाँ पे आपने क्षेत्रफल निकाला कितना, 144 बराबर 2 गुणित गए लंबाई धन चौड़ाई कितनी है, 5x धन 4x और गुणा में चौड़ाई कितनी आ जाएगी आपकी, 2x। ठीक है, ये आपने हल किया इसको। तो जैसे ही आपने इसको हल किया तो यहाँ पे आज 144, यहाँ पे आपने इसको हल किया कितना आएगा, 5 9 9 दूनी 18 18x, 5 4 9 9 दूनी 18 18 है और यहाँ पे 2 है x, तो यहाँ पे आपका अलग दिख रहा है 36। ठीक है, तो 144 बटे में कितना आ गया, 36 बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अपन पहले काटने की जगह पहले अपन वर्ग कर देते हैं। क्यों, आपको दिख रहा है ये 12 बटे का 6 का वर्ग है, 12 बटे 6 मतलब कितना, एक्स स्क्वायर, एक्स बराबर 12 बटे 6, एक्स बराबर कितना आ गया आपका 12 बटे 6। तो यहां से कितना आ गया, एक्स बराबर 2 दिख रहा है आपको। तो ये इस तरीके थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। तो ये 2 आ गया। अब आपकी बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकाल लो। लंबाई कितनी, 5 दूनी 10, चौड़ाई कितनी 4 दूनी 8 और ऊंचाई कितनी 2 दूनी 4। ये आपकी सब आ गई लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। बस अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए विकर्ण की लंबाई। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई क्या होती है, विकर्ण की लंबाई होती है भैया अंडर रूट, यहाँ पे क्या होता है अंडर रूट, विकर्ण की लंबाई होती है लंबाई और क्या फर्श के विकर्ण की, तो फर्श जमीन पे है। ठीक है, तो आपको विकर्ण क्या है, आज लंबाई और चौड़ाई के परिता बने विकर्ण बनने वाला है। ठीक है, तो लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। ठीक है, तो आपका विकर्ण की लंबाई आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो विकर्ण की लंबाई आपकी कितनी आ रही है, यहाँ पे आपने निकाला इसको, लंबाई है 10 का वर्ग मतलब 100 और 64 मतलब कितना आ जाएगा 164 आपका वर्गमूल के अंदर। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जब भी कुछ क्वेश्चन चीजें आए तो आपको इसी तरीके से हल कर देना है, ना कोई दिक्कत होगी ना कोई परेशानी और आंसर भी बिल्कुल आसान तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 164 ये आया, बस इसी को आपको हल करना पड़ेगा। ठीक है, 164 आपका ये आ गया, तो बस इसी में आपको क्या, यदि आपका कुछ वर्गमूल टूट के आ रहा हो तो अपन वो निकाल सकते हैं। 64 में 4 से जाएगा, जो 4 चौके 16, 4 एकम 4, तो यहाँ पे 2 का 41 लिख दो इसको, तो और आंसर आसान। ठीक है, तो भैया जो चीज पूछी जाएगी वही आपको कर देना है। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, एकदम सरल चीज थी तो सरल तरीके से ही निकाल दी, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको लग रहा है कि कुछ हमने पिछले में गलती की है तो भैया उसको बताना भी है। यदि आपको याद हो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हमने क्या बताया था, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित का ऊंचाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणित का ऊंचाई। और यहाँ पे हमने अभी क्या कर दिया है, यहाँ पे आप लोगों के लिए हमने बता दिया है क्या, 1/2 यहाँ करना भूल गए, तो यहाँ पे आप 1/2 और कर दीजिए तो आंसर सुधर जाएगा। बटे में 2 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इस बार 65 मीटर आ जाएगा स्क्वायर, 65 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल आसान तरीके से हल हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपके, एक हाल की लंबाई और चौड़ाई 3:2 के अनुपात में यदि छत का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल 1500 वर्ग मीटर है, तो हाल की ऊंचाई है। ठीक है, तो सबसे पहले छत का क्षेत्रफल 600, तो आपको पता है क्षेत्रफल कितना दिया गया 600 और लंबाई चौड़ाई कितनी दी गई 5x और गुणा 2x, इस तरीके से आपने जमाया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 बराबर x स्क्वायर। ठीक है, 3 दूनी 6, 6 से 6 कैंसिल। इसी तरीके से करना पड़ेगा भैया, क्षेत्रफल कर रहे हो स्पीड में हल करने की आदत डालनी है हर चीज को। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 10। क्या आ जाएगा, x बराबर 10। क्लियर, तो x बराबर आपका आ गया 10। अब आपको क्या करना है, हॉल की ऊंचाई चाहिए, हॉल की ऊंचाई आपको चाहिए। तो हॉल की ऊंचाई के लिए आपको क्या दिया गया, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल अब भी आप सीख के आए हैं, लंबाई धन चौड़ाई 2 गुणा, ठीक है, गुणित गए ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा 1500 दे रखा है आपको। ठीक है, तो और लंबाई कितनी है आपकी, लंबाई है 3x मतलब कितनी 3 दूनी, यहाँ पे कितना है 3 धाम 30 और आपकी चौड़ाई कितनी है 2 मतलब कितनी 20।
बस आपने इसको हल किया, 30 धन 20 कितना हो जाएगा आपका 50। तो यहाँ पे कितना 50 गुणा 100 2 मतलब कितना 100। तो ऊंचाई कितनी आ रही है आपकी 1500 बराबर ऊंचाई आ जाएगी आपकी 1 2 1 2 मतलब कितनी 15 आपकी ऊंचाई आ जाएगी। तो बस आपको यहाँ पे हर एक चीज अलग अलग तरीके से बिल्कुल समझ में आई क्या कि 30 मीटर आपकी क्या है ऊंचाई है, 20 मीटर आपकी चौड़ाई है और 15 मीटर उसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो आपने हर एक चीज आपको बिल्कुल अलग तरीके से दिख रही है, तो उसको भी हमने बिल्कुल 1 बाय 1 तरीके से हल किया। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन पूछते जाएं वही अपन हल करते जाएंगे। क्लियर है? अब चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये आ गया क्या कि एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, ध्यान से करिएगा। इसका विकर्ण कितना 20 करनी 5 मीटर है। इसके चारों ओर कटीले तार लगवाने का व्यय क्या होगा यदि तारों का व्यय 2 रुपए प्रति मीटर है। ठीक है, तो चारों तरफ आपको कटीले तार लगाना है। सबसे पहले आप पता कीजिए कि करना क्या है। तो सबसे पहले आपको चौड़ाई और इसकी दिया गया विकर्ण की लंबाई दी गई। तो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, विकर्ण की लंबाई की सहायता से अपन लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। फिर उसकी सहायता से अपन क्या ज्ञात करेंगे, परिमाप। क्यों, आपको परिमाप पे ही काम करना है। परिमाप में आपको क्या लगाना है, तार लगाना है। ठीक है, तो बस वही है। आपको मान के चलिए ये कोई है एक क्या आयताकार है, इसके चारों तरफ आपको कटीले तार लगाने हैं। तो यहीं लगाओगे कि अंदर भी लगा दोगे, नहीं ना। तो बस भैया वही चीज है कि जहां पूछा गया है वहीं पे अपन लगाएंगे। ठीक है, तो वही चीज अपन ने हल कर लेना है। तो सबसे पहले आपको लंबाई और चौड़ाई के बीच संबंध क्या दिया गया कि लंबाई चौड़ाई से कैसी है, दुगनी है। लंबाई जो है आपकी चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई से दुगनी है। तो चौड़ाई आपने क्या, चौड़ाई x मानी, तो ये कितनी हो जाएगी 2x। ये आपकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब चलते हैं विकर्ण के पास। विकर्ण आपका क्या होता है, अंडर रूट लंबाई स्क्वायर धन चौड़ाई स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 20 करनी 5। क्या आ जाएगा 20 करनी 5। ठीक है, आपने इसको हल किया तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, लंबाई का वर्ग मतलब x का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का वर्ग x स्क्वायर और करनी उस तरफ पहुंचा दो तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 का वर्ग 400। ठीक है, 20 का वर्ग क्या है आपका 400 और 5 का करनी 5 का वर्ग 5। तो 4 पंचे कितना हो जाएगा यहाँ पे 420, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। आपका कितना आ रहा है यहाँ पे 2000 आ जाएगा। ठीक है, 4 पंचे 20। ठीक है, तो आपका 2000 आंसर। यहाँ पे आपने इसको किया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 2000। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका x स्क्वायर बराबर 4 और 1 पे कितना हो जाएगा 5 बटे में कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, 5 एकम 5 और 5 चौके 20। तो फिर देखिए घूम फिर के आ गए वहीं x बराबर कितना मिला आपको 20। क्यों, 400 का वर्गमूल कितना होगा आपका 20 होगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20। अब यदि आपको क्या चाहिए तो आपकी लंबाई और चौड़ाई कितनी दिख रही है, लंबाई हो जाएगी 20 दूनी 40 और चौड़ाई हो जाएगी 20। ठीक है, तो ये आपकी लंबाई और चौड़ाई आ गई। अब आपको चारों तरफ कटीले तार लगाने हैं। तो कटीले तार मतलब क्या है, परिमाप पे काम करना है। तो सबसे पहले परिमाप ज्ञात कर लीजिए। परिमाप होता है 2l + b, लंबाई धन चौड़ाई। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2 गुणित गए 20 और 40 कितना हो जाएगा 60 गुणा कितना 120 मीटर। ये आपका क्या आ गया 120 मीटर। आपका क्या आ गया, आपका वो आ गया क्या अपना परिमाप। अब आपको 2 रुपए प्रति मीटर के हिसाब से लगाने हैं। तो आपको कुल मीटर कितना 120। तो कुल व्यय आ जाएगा आपका 120 गुणित गए 2 मतलब कितना 240 रुपए। कितना आ जाएगा 240 रुपए आपका व्यय आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन में बिल्कुल आसान तरीके से हल करते गए। तो ये जो चीज पूछते जा रहा है वही आपको हल करते चलना है। चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपके सामने है ये व्रत। ठीक है, अब हम चालू करने जा रहे हैं आपके लिए क्या व्रत। व्रत काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है आप लोगों के लिए क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। आज इससे हम संबंधित जितने भी प्रकार की वो चीजें होंगी व्रत से वो करवाने के बाद आपको हम इसके अंतर्गत जो जो चीजें क्वेश्चन आएंगे वो हम कल से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हमने यहाँ पे अभी काफी बहुत सारे क्वेश्चन देख रखे हैं, उसके बाद हम चालू करने जा रहे हैं व्रत। इसको ध्यान से देखना है, क्यों, इसमें हम बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे व्रतों के बारे में। सबसे पहले देखते हैं अपन मेन व्रत। ठीक है, ये है आपका व्रत। ठीक है, व्रत में आपने देखा क्या कि ये है आपका क्या सेंटर, ये क्या है आपका सेंटर।
ठीक है, ये आपका सेंटर जिसे अपन बोलते हैं O। तो वृत्त की परिभाषा ये होती है कि किसी केंद्र से एक निर्धारित लंबाई लेकर एक क्या परकाल की सहायता से एक यदि आप किसी भी एक गोली आकृति का निर्माण करते हैं तो वह क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि हमने यदि इसको केंद्र माना तो ये केंद्र था, यहाँ से आपने एक लंबाई ली, उससे परकाल की सहायता से एक गोली आकृति का निर्माण किया, तो ये क्या बन गई, आपकी वृत्त का निर्माण हुआ। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, क्या कि सबसे पहले वृत्त की ये क्या, जहाँ जो आपने एक पर्टिकुलर लंबाई ली वो क्या कहलाती है, वृत्त की क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या। क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, त्रिज्या हो गई। फिर यदि आपने जिस लंबाई को आपने पूरा चारों तरफ गोल गोल बनाया है, ये क्या कहलाती है आपकी, ये कहलाती है आपकी परिधि। क्या कहलाती है, आपकी परिधि। ठीक है, ये हो गई परिधि। अब कुछ वर्णिंग्स आपको आती हैं क्या, यदि आप लोगों ने सुना हो क्या कि यहां पे आपको वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, क्या वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, या वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, सबसे अच्छा वृत्त की परिधि के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी। तो आपने देखा वृत्त की परिधि ये है, ठीक है, और यहां पे आपने एक बिंदु लिया और यहां पे आपने दूसरा बिंदु लिया। ठीक है, यहां पे आपने कोई दूसरा बिंदु लिया, ठीक है, यहां से, तो इन दोनों को आपने मिला दिया। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, मिटा के सीधी कर देंगे। क्या किया, यहां से इस तरीके से मिला दिया, तो ये क्या कहला जाएगा, तो ये कहलाता है वृत्त की क्या, वृत्त की क्या, जीवा कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाती है, जीवा कहलाती है। ठीक है, अब किसी के मन में ये आया कि सर सेंटर से भी तो जाती, तो हाँ भैया, तो यहाँ पे आपको ये क्या कहलाई, वृत्त की जीवा। तो इससे संबंधित जो हम पूरे नियम कानून है वो हम कब, जो अपनी ज्यामिति चैप्टर चालू करेंगे उसमें हम सिखाने वाले हैं। ठीक है, तो उसी के पहले अभी अपन क्या पढ़ा है, अभी क्षेत्रफल पढ़ा है, तो पहले क्षेत्रफल संबंधी चीजें जितनी होगी वो अपन दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपने क्या बनाई, उसकी जीवा बनाई, जीवा बनाई। ठीक है, और अभी जो हमने बोला कि जो केंद्र से होकर जाएगी, तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त का क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है, और यही वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक है, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा ही वृत्त की क्या कहलाएगी, सबसे बड़ी जीवा कहलाती है। ठीक है, और उसी के दूसरा नाम क्या दिया गया, व्यास। ठीक है, तो यदि आपको ध्यान हो, इस तरीके से देख लो या इस तरीके से देख लो, कुछ भी तरीका देख लीजिए आप, इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्या कहलाएंगी, वृत्त की क्या है, ये जीवाएं हैं। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा क्या कहला जाएगी, आपकी ये केंद्र से होकर जाने वाली जीवा कहला जाती है। ठीक है, तो यहां पे आपने ये बनाई। अब यदि आपको याद हो, क्या याद हो कि यदि वृत्त की जब जीवा और त्रिज्या के बारे में संबंध देखा जाए तो वही है, यदि आप इसको यहां से यहां तक मर्ज कर दो, ठीक है, तो ये आपकी क्या बन जाएगी, यही आपकी बन जाएगी जीवा। और अब भी हमने बोला है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही क्या कहलाती है, व्यास, और उसका आधा कर दो तो वो क्या बन जा रही है, त्रिज्या। तो आपको संबंध क्या पता चल गया, संबंध आपको पता चल गया कि त्रिज्या बराबर 2 गुणित गए, यहां त्रिज्या बराबर हो जाएगा आपका कितना, व्यास बटे 2, या व्यास बराबर हो जाएगा त्रिज्या गुणा 2, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और अपन को याद है त्रिज्या को अपन किसके द्वारा डिनोट करते हैं, स्मॉल आर। ठीक है, किसके द्वारा, स्मॉल आर, जिसे आप इस तरीके से भी लिखते हैं कई लोग। ठीक है, तो ये आपका क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, तो ये आपको त्रिज्या और व्यास के बारे में संबंध पता चल गया। ठीक है, अब थोड़ा सा चर्चा कर ले उसके क्षेत्रफलों के बारे में। तो सबसे पहले अपन याद करने वाले हैं क्या, यदि आपसे क्षेत्रफल पूछा जाए तो मतलब आपको अंदर के एरिया के बारे में आपको बताना है कि कितना एरिया ये घेरे हुए है। ठीक है, तो ये आपने बताया, तो क्षेत्रफल के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो यहाँ पे अब हम क्षेत्रफल लिखने वाले हैं। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, क्षेत्रफल होता है अपना पाई आर
स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। फिर उसके बाद आप यदि क्या करें, अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, यदि हमने आपको याद हो तो स्टार्टिंग में आपको परिमाप के बारे में बताया था, परिमाप परिधि या एक चक्कर में तय की गई दूरी। तो अब यदि आपसे बोला जाए कि आप एक वृत्ताकार मार्ग में घूम रहे हो और आपको एक पूरा चक्कर लगाना है, तो आपको क्या करना है, तो आप मान के चलिए यहां से हैं, इस तरीके से आप जाओगे, यहां से ऐसा राउंड लगाते हुए वापस आ जाओगे। तो आपने क्या किया, एक चक्कर तो लगा लिया, पर आपने क्या किया, काय की दूरी माप ली, आपने वृत्त की क्या माप ली है, परिधि माप ली है। हाँ भैया, जब सभी लोग आपको पता है कि जैसे आप पुलिस आरक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसी वृत्ताकार मार्ग में भागने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है, तभी आप क्या सफल होगे। तो यहाँ पे आपने इसको इस तरीके से राउंड लगा दिया, तो ये आपका क्या निकल जाएगा, परिधि निकल जाएगी। अब उस परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, तो वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि क्या होती है आपकी 2 पाई आर, क्या होती है आपकी 2 पाई आर। तो वृत्त की परिधि, वृत्त का व्यास और वृत्त की यहां पे क्या आ गया, त्रिज्या आ गया, ठीक है। तो ये सब आपने निकाल लिए, ठीक है। तो हर एक चीज को आपको इसी तरीके से बिल्कुल सीखते चलना है, बिना कोई दिक्कत, बिना कोई परेशानी के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये आपने बना दिया। अब हम चलते हैं कुछ अन्य चीजों पर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका वृत्त का पोर्शन कंप्लीट किया हमने, वृत्त हमने यहाँ पे इस तरीके से बता दिया कुछ, ठीक है, वृत्त आपका बता दिया। हाँ, और एक चीज और, यदि आपसे थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए कि वृत्त की जो सभी त्रिज्याएं हैं, वृत्त की सभी त्रिज्याएं वृत्त की परिधि के साथ कितने अंश का कोण बनाती है, तो आपको याद रखना है यहां पे बनेगा 90 अंश का कोण, ठीक है, 90 अंश का कोण। और जो अपना वृत्त है वो कितने अंश के कोण पे बना होता है, तो आपको याद होना चाहिए वृत्त जो है अपना 0 अंश या 360 डिग्री के अंश पर बनता है। तो ये सभी चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप चलते हैं थोड़ा सा अर्धवृत्त के पास, किसके पास, अर्धवृत्त, ठीक है। अर्धवृत्त में भी आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका कोई केंद्र होगा, बीचों बीच यहाँ पे क्या होगा, केंद्र होगा, और ये आपकी क्या होगी, ये आपका क्या कहला जाएगा, आपका व्यास। और इसका आधा यदि यहां से यहां तक की आपसे दूरी पूछाएगी, ये क्या कहला जाएगी, उसकी त्रिज्या, ठीक है। तो अर्धवृत्त में आपने वृत्त का क्या कर दिया, हाफ हिस्सा ले लिया, अर्धवृत्त, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको सब कुछ याद करना है, तो आपको त्रिज्या सब कुछ क्या वृत्त का आधा कर देना, बस परेशान नहीं होना। तो यहाँ पे क्षेत्रफल क्या बनने वाला है, क्षेत्रफल बन जाता है आपका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, क्या, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये क्या हो जाएगा आपका वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त के क्षेत्रफल के बाद अपन ज्ञात करने वाले हैं उसकी परिधि। परिधि क्या हो जाएगी आपकी, परिधि हो जाएगी आपकी यहां पे क्या, अब की इच्छा है क्या, 2 पाई आर अपॉन 2, तो ये आपकी क्या हो जाएगी परिधि, तो पाई आर। तो अब आपने यदि निकाला है ये पाई आर, तो ये क्या इसकी परिधि हो जाएगी, तो भैया नहीं, ये परिधि नहीं होने वाली। क्यों, क्योंकि आपने अभी क्या लिया है, यहाँ पे आपने परिधि मतलब क्या है, यहां से लेके यहां तक का हिस्सा आपने लिया है। अब साथ में आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, ये वाला हिस्सा और चाहिए, मतलब आपको क्या चाहिए, एक आर तो आपने इसके हिसाब से निकाल ली, यहाँ तो पाई आर ये आ गया। अब आपको यहाँ पे ये क्या चाहिए, पूरी आपको एक व्यास की लंबाई और चाहिए, जिसे हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं, 2r। तो इसकी परिधि क्या बन जाती है आपकी पाई आर, ठीक है, पाई आर, और यहाँ पे आ जाएगा क्या 2r, ठीक है, पाई आर प्लस 2r क्या हो जाता है आपका, पाई आर प्लस 2r आपका हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r ये आपकी बन जाती है पाई आर प्लस 2r। ठीक है, 2r ये बन जाएगा, पाई आर प्लस 2r ये आ जाता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपकी परिधि क्या बनने वाली है, परिधि आपकी ये आ जाएगी, या इसे अपन थोड़ा सा हल करके निकाल लेते हैं कई बार। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 22/7 r प्लस में है 2r, ठीक है। इसको आपने जैसे ही हल किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 7 यहाँ पे पहुंच जाए, 7 दूनी 14, 14 और 22 कितना हो जाएगा 36/7, और यहाँ पे r आ जाएगा, ठीक है। 36/7 r इसकी क्या हो जाती है आपकी परिधि हो जाएगी, क्लियर। तो ये हमने यहाँ पे वृत्त के बारे में सब कुछ, अर्धवृत्त के बारे में सब कुछ बता दिया, क्षेत्रफल और परिधि, ठीक है। या इसकी भी आपको एक चक्कर निकालना है तो आपको इतने सब निकालना पड़ेगा, तो परिधि ज्ञात कर देंगे। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम यहाँ पे त्रिज्याखंड की, ठीक है। तो त्रिज्याखंड आपका वह हिस्सा होता है कि जो त्रिज्याखंड या चाप, दो चीजें कहलाती हैं। त्रिज्याखंड या चाप के बारे में चर्चा यहाँ पे करें तो ये आपने क्या है, वृत्त के आपने किन्हीं भी दो परिधियों को, किन्हीं भी दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र आपका क्या कहला जाएगा, वृत्त का त्रिज्याखंड कहला जाता है। किन्हीं भी दो परिधियों से घिरा हुआ क्षेत्र आपका क्या कहला जाएगा,
त्रिज्या खंड कहा जाएगा। इन दोनों परिधियों के बीच आप दोनों त्रिज्याओं के बीच कोई ना कोई एक क्या बनेगा, कोण बनेगा, जिसे हम डिनोट करते हैं थीटा। ठीक है, तो ये थीटा द्वारा डिनोट किया जाएगा। अब यहाँ पे यह थीटा बनेगा और आपको जब भी त्रिज्या खंड की लंबाई पूछी जाएगी तो आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी बता देना है। त्रिज्या खंड की लंबाई यही आपकी कहला जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए कुछ फॉर्मूले हैं। तो त्रिज्या खंड की लंबाई या इसे बोलते हैं परिधि, त्रिज्या खंड की लंबाई या परिधि। तो आपको यहां पे पता है परिधि, तो ये आपका क्या है, थीटा, यहां पे आपका कोण बनेगा। तो ये कुल किससे कोण बना रहा है, यहां से आपको मिलेगी 360 से कुछ हिस्सा लिया है अपन ने, तो यहां पे लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणित गए 2 पाई आर। क्या लिखेंगे, 2 पाई आर। तो ये हो गया परिधि। अब यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया जाए इसी का, तो क्षेत्रफल बिल्कुल वही सेम हो जाएगा, थीटा बटे 360 गुणित गए पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने त्रिज्या खंड के बारे में भी जानकारी ले ली। ठीक है, तो यहां से आपको संबंधित जैसे भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको हल करना है। तो यहां पे हमने आज वृत्त का बेसिक और जो अपने त्रिभुज और चतुर्भुज हैं सभी चीजों के कुछ क्वेश्चन लगाए हैं। कल जो हम होगा सबका मिक्सचर लाने वाले हैं, इसीलिए हमने आज वृत्त लिया। और कल हम क्या करेंगे, अपना जो क्षेत्रफल वाला पार्ट है द्विविमीय आकृतियों का, वो हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो कल हमें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाएंगे कॉम्बिनेशन वाले, तो आपको वो भी ध्यान रखना है। कल हम आपको यहाँ पे वृत्त के अंतर्गत कुछ चीजें बनेंगी, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे, उसमें संबंध किस तरीके से आपको उनको सीखना है। तो यहाँ पे हमने आज वृत्त से संबंधित कुछ चीजें सीखी हैं और वृत्त की सभी आपको फॉर्मूले बता दिए। इसमें जो भी दिक्कत हो, जो भी परेशानी है, तो आपको हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना है या फिर हमें कॉल करके, जैसे हमारे कुछ मित्र लोग हैं जो हमें बाकायदा बहुत ही अच्छा लगता है कि आप हमें कॉल करके हमसे अपने डाउट्स क्लियर करवा रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है कि आप अवेयर हैं। तो एक हमारे मित्र विदिशा के हैं जिन्होंने हमें कल कॉल करके पर्सनली एक क्वेश्चन पूछा था, तो हमने उनका बिल्कुल इस क्वेश्चन का निराकरण करके उनको भेजा दिया है। तो जो भी परेशानी, जो भी दिक्कत है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ऐड होके वहां से भी आप हमें हर चीज के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ठीक है, और आप है प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस के चैनल पर। ठीक है, तो इसको आपको जितना हो सके लाइक करना है और क्या करना है, सब्सक्राइब भी कर देना है यदि आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो। ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए जितना हो सके। और आपको फिर से इंफॉर्मेशन दे दें कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस हमारे सागर शहर में गोपालगंज क्षेत्र में शुरू हो चुकी हैं। ठीक है, आपके पास सुनहरा और बहुत ही महत्वपूर्ण अनोखा मौका है जहां पे आपको बहुत ही कम समय में क्रैश कोर्स के तौर पे 100% तैयारी की पूरी कोशिश करवाते हुए आरक्षक के बैच चालू हो चुके हैं। तो वहां पे आप हमारे साथ आके जुड़ सकते हैं और अपने भविष्य को बिल्कुल सुदृढ़ और बिल्कुल सफल बनाने के लिए बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आपको सभी जानकारियां, सभी चीजें बता दी हैं। आपको जो भी समस्या परेशानी हो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और यदि अच्छा लग रहा हो तो उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए हमारे लिए, जिससे हमें आपके लिए और अच्छे काम कर पाए। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।